तो अब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने उसको थोड़ा कर भी लिया है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो हमने थोड़ा कर लिया है। कहाँ पर किया था? जब हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में जब हम ट्रोपोस्फेयर पढ़ रहे थे तब हमने इसको किया था। ठीक है, अब इसमें बेसिकली करना क्या है हमें? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में हम ये देखते हैं कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है ना, और इस अर्थ की सरफेस पे जब हम से है ना, अर्थ की सरफेस से जब हम अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, इसकी जो स्टडी है, इसके बारे में जो जानकारी है, वो हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से पता चलती है। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि लैटिट्यूड वाइज या फिर हम सरफेस पे चलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जबकि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सरफेस से अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं और किस प्रकार से टेम्परेचर में चेंज आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रोपोस्फेयर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर अपना ये सरफेस है तो हम सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, और कितना कम होता जाता है, ये जो टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में जो स्पेशली हमें देखने को मिलता है नॉर्मली, इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है कितना, 165 मीटर ए, हाँ 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है आपका, कम होता है। अगर इसको मैं किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखूँ, अभी मैंने 165 मीटर किया है तो ये आपका निकल के आता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, या फिर आप इसको 1 किलोमीटर बोल सकते हो। तो बहुत सिंपल है कि जैसे ही मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ हमारी अर्थ की सरफेस से अपर एटमॉस्फेयर में, या फिर 1000 मीटर ऊपर जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और ये एवरेज टेम्परेचर है। ये आपको हर एक एरिया में लोकली इसमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना? बट यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है कि जैसे ये सरफेस था, सरफेस का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस था, और जैसे ही मैं 1 किलोमीटर ऊपर आया तो इसका जो टेम्परेचर था वो कितना हो गया, 33.5 हो गया। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज हुआ। अब ये टेम्परेचर चेंज हमने कैसे निकाला है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, जो कि हमने एवरेज निकाल रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं जब 40 डिग्री लैटिट्यूड पे ऊपर जाऊंगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ऊपर जाऊंगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे ऊपर जाऊंगा तो मुझे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही डिक्रीज होते देखने को मिलेगा। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये नॉर्मल लैप्स रेट बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि हमने ये एवरेज निकाल लिया है। कह रहे हैं कैसे एवरेज निकाला है, कि जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की जो ट्रोपोपॉज है, मतलब जो हाईएस्ट लिमिट है, या फिर जो केप ऑफ ट्रोपोस्फियर है, वहाँ पे जो हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, वो अलग-अलग देखने को मिलता है। स्पेशली जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे लगभग हमें कितना देखने को मिलता है, 79 9 डिग्री सेल्सियस के अराउंड देखने को मिलता है, अराउंड ये माइनस में, ठीक है? पोलर एरियाज़ में जब जाते हैं, तो -45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब टेम्परेचर में हमें क्या देखने को मिलता है, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। हाइट की भी जब अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें हाइट देखने को मिलती है, वो लगभग कितनी देखने को मिलती है, 16 से लेकर 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। पोलर एरियाज में यही हाइट कितनी हो जाती है, 6 टू 8 किलोमीटर हो जाती है। मतलब हाइट में भी वेरिएशन है। तो फिर हमने ये नॉर्मल लैप्स रेट कैसे निकाली? नॉर्मल लैप्स रेट में हमने क्या देखा, मैंने आपको बताया था जब हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे, कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ सरफेस प्लस अर्थ का जो निचला एटमॉस्फेयर है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है, इसका जो टेम्परेचर हम निकालते हैं वो कितना मानते हैं हम, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपन इससे कर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अपर ट्रोपोपाउस जो है, उसका जो टेम्परेचर मान के रखा अपन ने, वो माना -59। ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो हमने एवरेज माना कि -59 क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर में पूरा चेंज कितना आया, मतलब अर्थ सरफेस से लेकर ट्रोपोपाउस तक जाने में अर्थ पूरा का पूरा टेम्परेचर कितना चेंज आया, तो हमने देखा कि ऑलरेडी 15 था,
उसके बाद 59 ऑलरेडी चेंज हुआ है, और ये सारा का सारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, जो कि अपना कितना निकलता है 74 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये 74 डिग्री सेल्सियस अपने ऐसा माना कि अराउंड ये 11 to 12 किलोमीटर जब अपन ऊपर गए तब जाके चेंज आया। मतलब 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ, और वो कितने किलोमीटर में हुआ, वो हुआ हमारे 11 किलोमीटर में। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये अराउंड निकलता है अपना 6.7 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने मैथमेटिकली बहुत आसान हो जाए, इजी हो जाए, इसीलिए कितना मान लिया, 6.5 डिग्री सेल्सियस मान लिया कि हमारा ये क्या हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट हो गई। मतलब नॉर्मल लैप्स रेट ऐसी नहीं है कि आपको हर जगह यही देखने को मिलेगी। 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होना कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसे हमने नॉर्मल लैप्स रेट इसलिए बोला है क्योंकि ये एवरेज निकाली गई है। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें भी कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, वेदर के हिसाब से, लेटीट्यूड के हिसाब से, है ना। जो हमारे सीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब कभी तो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, स्पेशली समर में, जब टेम्परेचर काफी क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हमें नॉर्मल लैप्स रेट भी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। बट इस नॉर्मल लैप्स रेट को हम नॉर्मल लैप्स रेट नहीं बोलते। वैसे ही विंटर में हमें कहीं ना कहीं जो अपनी नॉर्मल लैप्स रेट है वो कम देखने को मिलती है। डे में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, नाइट में हमें उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम देखने को मिलती है। जब क्लियर स्काई होता है तब हमें थोड़ी नॉर्मल लैप्स रेट ज्यादा देखने को मिलती है। जब क्लाउड होते हैं काफी, तब हमें क्या देखने को मिलती है, हमारी नॉर्मल लैप्स रेट कम देखने को मिलती है। मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन ऑफ डे के अकॉर्डिंग, सनलाइट के अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो चेंज होते जाती है। लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग भी जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो चेंज होती जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है ये हर एक स्थान की है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 45 डिग्री लेटीट्यूड पे आप खड़े हैं, और 45 डिग्री लेटीट्यूड से जब आप ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे कि 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं घट रहा, बल्कि 6.2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है। और नॉर्मल लैप्स रेट याद रखना, हर प्लेस की अलग अलग होगी, हर वेदर कंडीशंस की अलग अलग होगी, हर कंडीशन की जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। मतलब जो रियल सेंस में जो लोकल लैप्स रेट हमें देखने को मिलती है, उस लोकल लैप्स रेट को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं। और जो एवरेज हमें देखने को मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। फिर एक चीज याद रखना कि जो अपना लोअर एटमॉस्फेयर होता है, ये जो हमने बनाया ना, ये जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे हमें हमारी जो नॉर्मल लैप्स रेट है या फिर जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, अब चूंकि हमने एनवायरमेंटल लैप्स रेट पढ़ लिया तो यही यूज करेंगे क्योंकि इसी में चेंजेस आते हैं। तो ये जो 2 किलोमीटर लगभग होती है ना, यहीं पे एनवायरमेंटल लैप्स रेट में जो है वो ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस है वो थोड़े कम ही होते हैं। सारे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, ये हमको निचले एटमॉस्फेयर में ही देखने को मिलती है। तो इसकी मात्रा में जैसे जैसे चेंज आता है, वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे टेम्परेचर के डिक्रीज रेट या इंक्रीज रेट में भी चेंज आता है। इसलिए सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट जो फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है, याद रखना वो कितने किलोमीटर तक होती है, 2 किलोमीटर के अराउंड ही होती है। उसके बाद ट्रोपोपॉज तक लगभग हमें एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट कैसा देखने को मिलता है, एवरेज देखने को मिलता है, उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब बात ये आती है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम क्यों होता है। ये बात मैंने ट्रोपोस्फेयर में ही करी थी। इसके 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन तो होता है एयर की डेंसिटी। ठीक है, एयर की डेंसिटी। एयर की डेंसिटी क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी क्या होते चलती है, कम होते चलती है। तो जो अपनी लेस डेंस एयर होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जब हम नीचे बात करेंगे तो नीचे एकदम एयर पास पास में, ऐसी एकदम पास पास में। जब हम ऊपर जाएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो जितने दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, मतलब उतने पार्टिकल्स कम होंगे। जितने पास पास पार्टिकल है, मतलब उतने ज्यादा पार्टिकल है। तो एयर के जितने ज्यादा पार्टिकल, उतनी ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखेंगे।
क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स ही अपने अंदर हीट को क्या करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हर एक इंसान को आपने बोला, हर एक व्यक्ति को बोला कि आपको अपने पास एक एक जो कॉइन है वो रखना है। अब निचले एटमॉस्फेयर में चूंकि ज्यादा पर्सन है, तो यहाँ पे कॉइन भी ज्यादा होगा, और ऊपर चूंकि पर्सन ही कम है, इसलिए कॉइन भी क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि एक पर्सन एक ही कॉइन को कैरी कर सकता है। सेम वैसे ही हमारा जो निचला एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा हीट को ट्रैप करके रखते हैं। और ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे तो एयर डेंसिटी कम होते जाती है, तो वो चाह कर भी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकते। इस कारण से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर कम होते देखने को मिलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज कि अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहाँ से जा रहा है, अर्थ से जा रहा है। तो जैसे जैसे अर्थ से अपन ऊपर जाते जाएंगे, अर्थ की सरफेस से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो हीट क्या होती चली जाएगी, लूज होती चली जाएगी। नीचे एटमॉस्फेयर जल्दी गर्म होगा, ऊपर एटमॉस्फेयर धीरे गर्म होगा। तो हमें ऊपर क्या देखने को मिलेगी, हीट की मात्रा कम देखने को मिलेगी, नीचे ही हीट की मात्रा क्या देखने को मिलेगी, हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए निचला एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होता है, और ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर क्या होता चला जाता है, हमारा ठंडा होता चला जाता है। थर्ड चीज जो है वो है हमारा, एक तो वाटर वेपर और एक हमारा सॉलिड। ये इनकी जो मात्रा है, स्पेशली वाटर वेपर की मात्रा, हमने देखा था कि 5 किलोमीटर तक ही हमें 90% वाटर वेपर देखने को मिलती है। सॉलिड पार्टिकल भी हमें 2 से 3 किलोमीटर तक ही देखने को मिलते हैं। तो जहाँ जितनी ज्यादा वाटर वेपर, जितने ज्यादा सॉलिड पार्टिकल, उतनी ज्यादा हीट क्या रहेगी, ट्रैप रहेगी। ऊपर जाएंगे तो जैसे एयर डेंसिटी कम हो रही थी, वैसे जल वाष्प की मात्रा और सॉलिड पार्टिकल भी कम होते हैं, जिस कारण से हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है। बट जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर चले जाते हैं, है ना, ट्रोपोस्फेयर में तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हमें टेम्परेचर क्या देखने को मिल रहा था, कम। ऊपर जा रहे थे तो ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज तक टेम्परेचर ऊपर जाने पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बट जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करते हैं और हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, और वो ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके रखती है, अवशोषित करके रखती है, जिस कारण से हमारे स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा था, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर किया वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कि जो नॉर्मल प्रवृत्ति थी ट्रोपोस्फेयर की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी नॉर्मल, वो ये थी कि हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में आया, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, है ना। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या फिर इसको बोला जाता है निगेटिव लैप्स रेट। मतलब जनरली तो हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बट अचानक से स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इसको हम बोलते हैं निगेटिव लैप्स रेट, या इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जो कि कहाँ पर हो रहा है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं निगेटिव लैप्स रेट, या दूसरा वर्ड हम जिसके लिए जो यूज करते हैं वो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर केवल स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में देखने को मिलता है। ठीक है। हमारे मीजोस्फीयर के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो हम सारे टेम्परेचर इन्वर्जन को यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहली चीज, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात, कि अर्थ सरफेस से वर्टिकल हाइट पे जाने पे नॉर्मली टेम्परेचर कम होने के स्थान पे बढ़ने लगे, मतलब डिक्रीज होने की प्लेस पे हमें क्या देखने को मिले, इंक्रीज देखने को मिले टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें अलग अलग स्थान पे देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में जनरली क्या होता है, टेम्परेचर में हमें हाइट के साथ इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब नीचे जो हमें एयर देखने को मिलेगी वो कोल्ड एयर देखने को मिलेगी, ऊपर जो हमें एयर देखने को मिलेगी वो वार्म एयर देखने को मिलेगी। सेकंड चीज, इसे नेगेटिव लेफ्ट रेट क्यों बोलते हैं, इसलिए इसे नेगेटिव लेफ्ट रेट बोलते हैं क्योंकि
जनरली हमारा टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होना चाहिए, जो हमने अभी 3 रीज़न देखे उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए। बट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज़ देखने को मिलता है। मतलब ये नेगेटिव चेंज लाता है उसमें, है ना? जनरली जो होना चाहिए, उसके अपोज़िट चेंज लाता है, उसके नेगेटिव चेंज लाता है। कौन? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में जो हमें लैप्स रेट देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट बोलते हैं। क्योंकि जो फिनोमिना है, जो नॉर्मल फिनोमिना है, उसमें ये नकारात्मक परिवर्तन लाती है, नेगेटिव चेंजेस लाती है, इस कारण से इसे नेगेटिव लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है? समझ में आया? क्या है? हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नीचे कोल्ड एयर देखने को मिलेगी, ऊपर वार्म एयर देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव लैप्स रेट बोलेंगे। अब नेगेटिव लैप्स रेट हमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है, अलग-अलग इसके टाइप्स होते हैं। सारे टाइप्स को अपन आराम-आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालिए, ग्राउंड रेडिएशन। ग्राउंड रेडिएशन या कभी-कभी इसे सॉरी रेडिएशन लिख दिया। एक काम करो, ग्राउंड या दूसरे शब्दों में रेडिएशन इन्वर्जन लिखो इसे। ठीक है? मतलब या तो ग्राउंड इन्वर्जन बोल सकते हो आप, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? रेडिएशन इन्वर्जन बोल सकते हो। दोनों ही आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में आप इसमें बोलते हैं धरातलीय प्रतिलोमन या विकिरण प्रतिलोमन। अब ये कब होता है? देखो सिंपल है, इसमें भी क्या होगा, हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, हमें बढ़ते देखने को मिलेगा। मतलब नीचे हमें कौन सी एयर देखने को मिलेगी, कोल्ड एयर, और ऊपर जाएंगे तो कौन सी एयर, वार्म एयर। मतलब इसको भी अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव लैप्स रेट बोलेंगे। ठीक है? ये सारी चीजें सेम है। अब ये ग्राउंड इन्वर्जन या फिर रेडिएशन इन्वर्जन जो है, वो बेसिकली होता क्या है और कब होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिएगा। देखो बहुत सिंपल है। पहली चीज, इसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती है, किस किस कंडीशन में ये होता है। ठीक है? देखो कंडीशन बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट कंडीशन हमें देखने को मिलती है इसमें, वो ये है कि लॉन्ग विंटर नाइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है? लॉन्ग एंड विंटर नाइट आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट आइडियल कंडीशन। ठीक है? जब भी लॉन्ग विंटर नाइट्स होगी, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रेडिएशनल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज इसमें क्या देखने को मिलना चाहिए आपको, क्लियर स्काई देखने को मिलना चाहिए। मतलब इसमें आपको क्लाउड नहीं देखने को मिलने चाहिए, क्लाउड नहीं होना चाहिए, क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। ठीक है? तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलना चाहिए वो ये है कि नो या फिर लो मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है? मतलब हमारी जो एयर है, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होनी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। है ना? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो लगभग कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? बहुत ज्यादा कन्वेक्शन नहीं, बहुत ज्यादा एडवेक्शन नहीं, इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है? उसके साथ कि जो सरफेस है, सरफेस के पास पास में हमें जो एयर देखने को मिलनी चाहिए, वो ड्राई एयर मिलनी चाहिए। ठीक है? सरफेस के पास जो हमें एयर मिलनी चाहिए, वो कैसी मिलनी चाहिए, ड्राई एयर मिलनी चाहिए। और सेकंड चीज वो ये है कि सरफेस जो है आपका, ना सरफेस जो है हमारा, अगर वो आइस कवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अगर वो आइस कवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी चीजें मिलनी चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई, नो क्लाउड्स। ठीक है? लो मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है? चाहे फिर वर्टिकल हो, ये जनरली ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है? स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए। हमारा जो सरफेस है, नियर सरफेस, हमें ड्राई एयर देखने को मिलनी चाहिए, और आइस कवर्ड पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सरफेस हमारा होना चाहिए। अब देखो इससे होता क्या है। ठीक है? इससे क्या होता है थोड़ा समझना। अब इसको हम समझते हैं। ये हमारी अर्थ है। ठीक है? डे का टाइम जा चुका है, अब क्या स्टार्ट हो चुका है, हमारा नाइट।
तो नाइट के टाइम में आपको पता है कि सन से आने वाला जो सोलर रेडिएशन है वो समाप्त हो चुका होता है, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन के प्लेस पे अब हमारी जो अर्थ है वो हीट को क्या करती है, रिलीज करना स्टार्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में हमारी जो अर्थ है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या करती है, रिलीज करती है, हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। बट आपने पढ़ा है कि अगर क्लाउड होते हैं तो क्लाउड उसे क्या कर देते हैं, री रेडिएट कर देते हैं या फिर काउंटर रेडिएशन के रूप में अर्थ पे वापस कर देते हैं। बट अगर हमारा क्लाउड नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है, अर्थ के पास ड्राई एयर है, मतलब ह्यूमिड एयर नहीं है जो कि अर्थ को एब्जॉर्ब कर सके, जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, जिसमें वाटर वेपर नहीं है जो क्या कर सके, हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर सके, उसके साथ साथ कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑफ एयर नहीं है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अर्थ से निकलने वाला जो ये जो रेडिएशन होता है ना, ये एकदम ऊपर चला जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि क्लाउड नहीं है। अगर क्लाउड होते तो क्या करते, यहाँ थोड़ा बताता हूँ। अगर मान लो क्लाउड होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाउड होते, तो होता क्या ना, ये जाता और वापस आ जाता, बट क्लाउड है नहीं, इस कारण से ये कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। मैंने बोला वाटर वेपर भी नहीं चाहिए, अगर वाटर वेपर होती, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर वेपर होती, तो ये वाटर वेपर क्या करती, हीट को ये ट्रैप कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती, ऊपर नहीं जाने देती। तो वाटर वेपर भी नहीं है, तो बिना किसी रेजिस्टेंस के आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये अपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और अपर एटमॉस्फेयर में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और जितना लंबी रात्रि होगी, जितनी लॉन्ग विंटर होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उतना क्या होगा, अपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा लॉन्ग एंड विंटर नाइट। उसके बाद स्टेबल एयर है, तो स्टेबल एयर के कारण क्या है, अगर एयर स्टेबल नहीं होती तो हमारी हीट इस तरीके से मूव करती, हमारी हीट इस तरीके से मूव करती, बट चूंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ही नहीं, इस कारण से हमारी हीट पूरी की पूरी कहाँ चली जा रही है, स्पेस में चली जा रही है। तो स्पेस में जाने के कारण क्या होता है कि जब बहुत लंबी रात्रि चलती है, तो ये जो नीचे वाला जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला स्पेस देखने को मिल रहा है, ये नीचे वाले स्पेस से पूरा का पूरा रेडिएशन, जितनी हीट रिलीज करनी थी अर्थ को, उतनी हीट उसने अब रिलीज कर दी है। अब अर्थ के पास मान लो हीट बची ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अर्थ का जो निचला पार्ट होता है, अर्थ की जो सरफेस होती है वो पूरी ठंडी हो जाती है, क्योंकि रेडिएशन ऊपर चले चुका है, देखो। तो पूरी की पूरी जो हमारी हीट है अर्थ की, वो क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, अब अर्थ के पास रेडिएशन नहीं बचा, तो अर्थ एकदम ठंडी हो चुकी है, अर्थ एकदम क्या हो गई, ठंडी हो गई, इस प्रकार से। अब अर्थ से जो सराउंडिंग एयर है वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, अर्थ से सराउंडिंग एयर भी ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। फिर उससे सराउंडिंग एयर जो होगी वो भी ठंडी हो जाएगी, फिर उससे सराउंडिंग एयर जो होगी वो भी ठंडी हो जाएगी। पर अपर एटमॉस्फेयर में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो कि अर्थ से ही गया है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ टेम्परेचर कैसा है, कम है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि सबसे अर्थ के सराउंडिंग जो एयर होगी वो सबसे ज्यादा ठंडी होगी, उससे ऊपर वाली उससे कम ठंडी, उससे ऊपर वाली उससे कम ठंडी, और जैसे ही ऊपर गए तो यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये और भी गर्म होते चला गया। मतलब नॉर्मली तो हमें क्या मिलना था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होना था, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या देखने को मिल रहा है हमें, इंक्रीज होते देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड या रेडिएशन इन्वर्जन। क्यों ग्राउंड बोला, क्योंकि ग्राउंड रेडिएशन ऊपर चला गया उस कारण से, ठीक है। और दूसरा चीज रेडिएशन इन्वर्जन इसलिए बोला क्योंकि रेडिएशन के ऊपर जाने के कारण ये इन्वर्जन बनता है, और चूंकि यहाँ पे पूरी की पूरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसे स्टैटिक इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम अलग नाम कौन सा हुआ हमारा, स्टैटिक इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, समझ में आई हो तो मुझे जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो Yes, इसमें sir. इसमें कुछ चीजें आपको और समझनी है। ये जो हमें देखने को मिलता है इन्वर्जन, ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, विंटर में देखने को मिलता है, रीजन मैंने आपको बता दिया। और जैसे जैसे हम, है ना, जैसे जैसे हम इक्वेटर से, जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, उसका रीजन समझना।
कि इक्वेटर के पास तो हमें थोड़ा-थोड़ा एडवेक्शन देखने को मिल सकता है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऑफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ह्यूमिडिटी देखने को मिल सकती है, बट पोल के पास ह्यूमिडिटी नहीं होती। हायर लैटिट्यूड्स पे ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है, ठीक है? उस कारण से जो पूरी की पूरी हीट होती है वो ऊपर चली जाती है। दूसरी चीज़ कि मैंने बोला आइस कवर्ड सरफेस होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आइस कवर्ड सरफेस जो होती है, वो पूरी की पूरी हीट को कहाँ जाने देती है? वो हीट को जो अपना आइस होता है ना, वो हीट का बहुत अच्छा एमिटर होता है, एमिट करता है वो हीट को बहुत अच्छे से। तो हमारा हाई लैटिट्यूड्स पे क्या होती है, हमारी आइस होती है, तो वो आइस बहुत अच्छे से हीट को क्या करती है, रिलीज करती है, एमिट करती है, जिस कारण से यहाँ से पूरी की पूरी जो हीट है वो ऊपर चली जाती है और सरफेस बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो याद रखना ये जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है या फिर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ये वहां पर बहुत जल्दी एमिट हो जाता है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है जहाँ पे आइस कवर्ड सरफेस होती है, क्योंकि आइस बहुत अच्छी एमिटर होती है हीट की। और दूसरी चीज, अगर कुछ नीचे से हीट आती भी है तो वो आने नहीं देती, नीचे से हीट वो आने नहीं देती क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस आइस से कवर्ड होती है। तो काफी अच्छे से आपकी जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिस कारण से अर्थ से सराउंडिंग एयर की जो लेयर होती है वो भी ठंडी हो जाती है। तो याद रखना ये वाला जो रेडिएशन है, ये इक्वेटर से जैसे-जैसे हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएँगे, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि इक्वेटर साइड देखने को नहीं मिलता, इक्वेटर साइड भी हमें देखने को मिलता है, बट इक्वेटर पे ये जो देखने को मिलता है हमें, लो लैटिट्यूड्स पे जो हमें देखने को मिलता है ये, वो हमें 10 टू 15 मीटर तक ही देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे देखने को नहीं मिलता। बट जब हम पोल तरफ चले जाते हैं, पोल साइड जब अपन जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पोल पर ये कई किलोमीटर तक, लगभग 2 किलोमीटर तक हमें ये दिखाई देता है, ठीक है? ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमें 2 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है? क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। अब देखो क्या-क्या चीज़ें मैंने लिखी थी, एक बार देख लो। लॉन्ग एंड विंटर नाइट, लॉन्ग एंड विंटर नाइट क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से हमारी जो हीट है, वो रिलीज़ हो सके। अगर शॉर्ट विंटर नाइट होगी या फिर शॉर्ट नाइट होगी, तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा रेडिएशन जा ही नहीं पाएगा ऊपर, उससे पहले ही डे आ जाएगा। तो फिर हमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं। क्लियर स्काई क्यों? ताकि री रेडिएशन ना हो। क्लाउड होगा तो री रेडिएशन हो जाएगा। देखो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो मिक्सिंग ऑफ हीट हो जाएगा। स्टेबल क्यों होना चाहिए? ताकि यही मिक्सिंग ऑफ हीट ना हो। आइस कवर्ड होगी तो आइस एमिटर बहुत अच्छा होता है, और जो सरफेस कवर्ड रखता है तो नीचे की हीट भी ऊपर नहीं आने देता। और ड्राई एयर होगी तो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप का इन्वर्जन। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के इन्वर्जन में, जिसको अपन लोग बोलते हैं अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन बहुत सिंपल है। जैसे ही हम 16 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, 50 किलोमीटर तक, तो हमें टेम्परेचर यहाँ तो कम होता है, बट यहाँ हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। इसी को अपन लोग बोलते हैं अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन। क्लियर? जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये वही वाला है कि ट्रोपोस्फियर, और ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में चूंकि टेम्परेचर बढ़ता है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, या फिर अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर? कहाँ पर होता है ये? स्ट्रेटो में होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यस सर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन लोग आते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन। अब एक चीज़ समझना, इससे पहले जो ग्राउंड पड़े थे ना, उसको कभी-कभी नॉन एडवेक्शनल भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं होती वहाँ, एडवेक्शन नहीं होता। इस कारण से कभी-कभी उसे नॉन एडवेक्शन भी कहा जाता है। अब समझो ये एडवेक्शनल इन्वर्जन में कौन-कौन सी चीज़ें आएगी। सबसे पहले जो एडवेक्शनल इन्वर्जन में आएगा, वो ये है फ्रंटल इन्वर्जन। सबसे पहला कौन सा आएगा? फ्रंटल इन्वर्जन आएगा, ठीक है? दूसरा आएगा हॉरिजॉन्टल फ्लो इन्वर्जन। और थर्ड जो हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग वैली इन्वर्जन बोलते हैं। ये तीन टाइप के इन्वर्जन है, और ये तीनों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एडवेक्शनल इन्वर्जन। सबसे पहले समझो एडवेक्शनल इन्वर्जन क्या होता है। जब भी
एयर का फ्लो हॉरिजॉन्टल होता है और उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, तो उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। ये हमने पहले पढ़ा है। तो एडवेक्शन के थ्रू हमारी हीट ट्रांसफर हो रही हो या फिर विंड के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण अगर कोई इन्वर्जन हमें देखने को मिल रहा हो टेम्परेचर का, तो उसे बोलते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन। ठीक है? तो जब भी विंड हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, अभी देखो विंड कैसी मूव कर रही थी या फिर हमारी हीट कैसी मूव कर रही थी, वर्टिकल मूव कर रही थी, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल मूव करे, मतलब पैरेलल टू दी सरफेस मूव करे हमारी विंड, और उसके कारण अगर हमें टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसको हम बोलते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन। और ये 3 टाइप से होता है, फ्रंटल हॉरिजॉन्टल फ्लो के कारण और एक वैली इन्वर्जन। सबसे पहले फ्रंटल की बात करते हैं, इसको साइक्लोनिक भी बोल सकते हैं। हाँ, बहुत सिंपल है। फ्रंट क्या होता है अभी आपको नहीं पता, इसलिए इसको थोड़ी सी मैं बस बातें करूंगा इस पे, सारी बातें जो है वो फ्रंट में करूंगा। देखो फ्रंट बहुत सिंपल सी है। जब दो एयर मास जो कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, इसके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, जब वो पास में आते हैं तो हमारा क्या बनता है, फ्रंट बनता है।